एक गांव में बबलू और सुधाकर नाम के दो भाई रहते थे। बबलू बहुत ही चालाक था और सुधाकर अपने नाम के तरह ही सीधा साधा था। उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद दोनों भाई आपस में ही लड़ते रहते थे। दोनों भाई की पत्नियां आपस में बहनों जैसे रहती थी, पर उनके पतियों के आगे उनकी एक न चलती थी। एक दिन की बात है। सुधाकर, अरे वो सुधाकर, अरे कहाँ मर गया तुम? क्या हुआ भैया, क्यों इतना जोर जोर चिल्ला रहे हो? अरे तुझे पता है, आज मैं सरकारी ऑफिस में गया था। हम दोनों में रोज रोज लड़ाई होती है, इसलिए गांव वाले हम दोनों पे बहुत हंसते हैं। मैंने सोचा हम दोनों बंटवारा करके अलग हो जाएंगे तो झगड़े की बात ही नहीं आएगी। वहाँ जाके पता चला कि माँ बाबा ने पूरी जायदाद तो मेरे नाम कर दी है। मैं बड़ा था ना, इसलिए। अरे नहीं भैया, माँ बाबा मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते। देख, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू जाकर पता लगा ले। अपने बड़े भाई से ऐसी बातें सुनकर सुधाकर को बहुत दुख होता है और सुधाकर कहता है, पर भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं बिमला को लेकर कहाँ रहूँगा? उसकी चिंता तू मत कर, मैं तुझे खेत के पास जो झोपड़ा है वो रहने के लिए दे दूंगा, और अपने खेत में से थोड़ी सी जमीन जिस पर खेती करके तू अपना जीवन बिता सके। बबलू की बातें सुनकर सुधाकर खुश हो जाता है। फिर अगले दिन बबलू सुधाकर को लेकर खेत पर जाता है और जो जमीन सालों से बंजर थी, जिस पर अन्न का एक दाना नहीं होता था, वही सुधाकर को दे देता है। सुधाकर अपनी पत्नी के साथ उस झोपड़े में रहने लगता है। बबलू घर आकर बहुत खुश होता है। अच्छा हुआ भला टली, इस सुधाकर को तो मैंने बहुत ही बेवकूफ बनाया। दिन भर मुझसे लड़ता रहता था, अब पता चलेगा ऐसी जमीन दिया है जिसमें अन्न तो क्या घास फूस भी नहीं उगती। पर बबलू की ये सब चालाकी उसकी पत्नी रमा को पता थी। तभी वह कहती है, अजीब, मुझे लगता है आपने अपने भाई के साथ ठीक नहीं किया। एक तो झूठ बोलकर आपने उन्हें घर से निकाल दिया, दूसरे इतनी बंजर जमीन दिए हो कि उसमें अन्न ही नहीं होगा, तो वे क्या खाकर जिएंगे? अरे ओ रमा, ज्यादा चपड़ चपड़ मुंह मत चला, नहीं तो डंडे से तुझे ही सूद दूंगा। तुझे ज्यादा उनकी फिक्र है तो तू भी जाके उन्हीं के साथ रह। अपने पति की बातें सुनकर रमा चुप हो जाती है। सुधाकर और बिमला बहुत मेहनती थे, इसलिए वे दिन रात मेहनत करके उस जमीन को काफी उपजाऊ बना लिया। सुधाकर उस जमीन में खूब सारा पानी और गाय का गोबर डालता था। खाद और पानी भरपूर मात्रा में मिलने से वह जमीन सोने जैसी हो गई। थोड़े ही दिनों में बबलू के पास खूब सारा धन हो गया, पर अब भी वह अपने खेत में उतनी ही मेहनत करता था। दरअसल उसे अब अपनी जमीन से बहुत प्यार हो गया था। उसने सोचा, दिन रात मेहनत करके उसने इस बंजर सी जमीन को इतना उपजाऊ बनाया है। अब उसमें पहले से ज्यादा अन्न पैदा होने लगा है। सुधाकर के पास इतना सारा अन्न देखकर बबलू बहुत परेशान होता है। अरे यह सुधाकर कितनी मेहनत करता है, इस बंजर सी जमीन में तो इसे धनवान बना दिया। क्यों न मैं अपनी जमीन इससे वापस ले लूं? वह दिन रात बस यही सोचता रहता था कि सालों से बंजर जमीन आज सोना उगल रही है, तो क्यों न मैं भैया को पैसे देकर इसे खरीद लूं। उनकी बात है। बबलू सुधाकर के घर आता है और उससे कहता है, देख सुधाकर, अब तो तू काफी पैसे वाला हो गया है, घर में सुख समृद्धि भी हो गई है, तो अब ये मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। अब तो तुम्हारे पास इतना पैसा है
कि तुम कहीं भी जमीन खरीद सकते हो। तभी सुधाकर कहता है, हाँ भैया, आपकी बात सही है। इस जमीन ने मुझे सब कुछ दिया, पर यह आपकी है। मैं यह बात नहीं भूल सकता। आप जब चाहो इसे वापस ले सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्योंकि बाबा ने सब कुछ आपको दे दिया था, तो मैं यह जमीन आपको तभी वापस करूंगा जब यह खुद बोलकर कहेगी कि मैं आपके पास जाना चाहती हूँ या मेरे पास रहना चाहती है। यह जमीन जो भी कहेगी वही हम दोनों को मानना पड़ेगा। तभी बबलू कहता है, अरे सुधाकर, यह कैसे होगा कि जमीन खुद बोलकर कहेगी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सुधाकर ने कहा, एक हफ्ते बाद हम दोनों खेत पर जाएंगे और वहाँ खेत में खड़े होकर खेत की देवी से पूछेंगे कि तुम किसके पास रहना चाहती हो। पहले तुम पूछ लेना, अगर तुम्हारे पूछने पे हाँ कर दिया तो तुम रख लेना, फिर मैं पूछूंगा। अगर मेरे पूछने पे उसने हाँ कर दिया तो यह जमीन मैं तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगा। बबलू यह बात सुनकर बहुत परेशान हुआ, पर वह मान गया। सुधाकर ने यह बात एक कागज पे लिखवा लिया। अब घर आकर दोनों भाई उसी सोच में डूबे थे कि पता नहीं जमीन किसकी होगी। तभी बिमला सुधाकर से कहती है, अजी, आप इतना क्यों परेशान हो? आपने इस जमीन में बहुत मेहनत किया है। आप बोलो तो मैं ही जाके बात करती हूँ। बात करने से कुछ ठीक नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे यह जमीन हर हाल में मेरे ही पास रहे। कल मेरे और भैया में गांव वालों के सामने फैसला होगा कि खेत की जमीन उनके पास रहेगी या मेरे पास। बस तुम्हें यह करना है कि जब भैया पूछे कि यह जमीन तुम मेरे पास आना चाहती हो तो तुम चुप रहना, और जब मैं पूछूंगा तो हाँ कर देना। समझ गई मेरी प्यारी सी बीबी? अगर तुम यह कर दोगी तो ये जमीन हमेशा हमेशा के लिए हमारे ही पास रहेगी। अजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। अब आप निश्चिंत हो जाओ और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सुधाकर को अब कोई चिंता नहीं रही। धीरे धीरे वो दिन आ जाता है। बबलू गांव के कुछ लोगों को लेकर खेत पर आ जाता है। सुधाकर एक दिन पहले ही अपनी बीवी को उस गड्ढे में छुपा देता है और गांव के कुछ लोगों को भी गवाह के तौर पर बुला लेता है। पहले बबलू ने खेत में खड़े होकर जोर से पूछा, हे खेत की देवी, क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो? बबलू को कोई उत्तर नहीं मिला। वह फिर से दोबारा पूछा, हे खेत की देवी, क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो? उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह निराश और परेशान होकर खेत की एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब सुधाकर की बारी थी। सुधाकर खेत में खड़े होकर जोर से चिल्लाकर पूछा, हे खेत की देवी, क्या तुम मेरे पास रहना चाहती हो? तभी खेत में से आवाज आती है, हाँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सुधाकर की खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी गांव वालों ने भी खेत की देवी की आवाज सुनकर बहुत खुश थे। बबलू उदास होकर तुरंत ही घर वापस आ गया। सभी गांव वाले सुधाकर से कहने लगे, अरे भाई, आज तो कमाल हो गया। तुम्हारी वजह से हमने भी खेत की देवी की आवाज सुनी। धीरे धीरे सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। सुधाकर बहुत खुश था। गांव वालों के जाने के बाद वह जल्दी से उस गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही उस गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाता है, वह हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसकी बीवी की जगह एक चुड़ैल उस गड्ढे में बैठी थी। अरे अरे, तुम कौन हो और कहाँ गई मेरी बिमला? जी, मैं ही आपकी पत्नी बिमला हूँ। आपने झूठ बोलकर खेत की देवी के नाम का सहारा लिया, इसलिए खेत की देवी ने मुझे चुड़ैल बना दिया। अब मैं जिंदगी भर चुड़ैल बनकर ही रहूंगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि झूठ मत बोलो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। बिमला को चुड़ैल के रूप में देखकर सुधाकर की आंखों से आंसू निकल गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।